नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CRD एजुकेशन पर। तो हमारे RBSC बुक SST क्लास 6वीं की चल रही थी, जिसमें आज हम नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारी जो नई इकाई जुड़ी है बीमा एवं बैंकिंग, उसके अंतर्गत सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण आता है। तो आज हम इसको देखते हैं। बात करें सहकारिता के अर्थ की और इसके महत्व की, कि सहकारिता का अर्थ क्या होता है और इसका महत्व क्या होता है। तो संगठित रूप से व्यक्ति आपसी सहयोग के साथ जो कार्य करते हैं उसे हम सहकारिता कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को संगठित होकर करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से उस कार्य को करते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो क्या है, सहकारिता है। फिर आगे बात करें सहकारिता के महत्व की, तो सहकारिता में समाज के निर्धनतम और कमज़ोर व्यक्ति का हित भी निहित होता है। यानी जो भी समाज का निर्धन व्यक्ति है या कमज़ोर व्यक्ति है, उसको भी सहकारिता के तहत उसमें को भी क्या मिलता है, अपना हित मिल जाता है। फिर बात करें सहकारिता के मूल तत्व, कि सहकारिता के मूल तत्व कौन कौन से हैं। तो सहकारिता के मूल तत्वों की बात करें तो इसमें जो सदस्यता होती है वो क्या होती है, स्वैच्छिक होती है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से सहकारिता में शामिल हो सकता है। इसका संचालन एवं प्रबंध सभी सदस्यों की सहमति से होता है। जो भी सहकारिता में जुड़े हुए व्यक्ति है, जो सदस्य है, उनकी सहमति से इसका क्या होता है, संचालन होता है और इसका प्रबंध होता है। सभी सदस्यों को एक जैसे अधिकार एवं अवसर प्राप्त होते हैं। सहकारिता में जितने भी सदस्य शामिल है, उन सभी को एक जैसे ही अधिकार प्राप्त होते हैं, एक जैसे ही अवसर प्राप्त रहते हैं। इसमें आर्थिक उद्देश्य के साथ साथ सहकारिता का जो आर्थिक उद्देश्य होता है, उनके साथ साथ नैतिक और सामाजिक उद्देश्यों को भी शामिल किया जाता है। यानी इसकी मूल तत्व के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि आर्थिक जो उद्देश्य होता है, उनके साथ साथ नैतिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। जो सहकारिता का मूल मंत्र है वो है एक सबके लिए और सब एक के लिए। क्या है, एक सबके लिए, सब एक के लिए, या सबके हित में ही हमारा हित है। तो क्वेश्चन आ सकता है सहकारिता के मूल मंत्र है, और उसमें एक ऑप्शन में आपको ये मिल जाए इन दोनों में से कि एक सबके लिए, सब एक के लिए, यदि ये मिल जाता है और 3 अलग ऑप्शन मिल जाते तो हम क्या करेंगे, सही, इसको सही करेंगे। फिर देखते हैं आगे सहकारिता समिति का गठन हम कैसे कर सकते हैं। जो सहकारिता समिति है उसका गठन हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो समान आर्थिक एवं सामाजिक हित वाले क्रियाकलापों के उद्देश्य से कम 15 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो समान आर्थिक वाले हैं और सामाजिक हित वाले जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, उनकी उद्देश्यों को यदि प्राप्त करना चाहते हैं वो, तो कम से कम इस सहकारी समिति का गठन करने के लिए जो व्यक्तियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 15 व्यक्ति। यानी 15 व्यक्ति मिलकर एक सहकारी समिति का क्या कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं। ठीक है, वे उस कार्य के लिए अपने साधन और पूंजी समिति में लगाते हैं। जो भी व्यक्ति इस समिति का गठन करते हैं और इस समिति में शामिल होते हैं, वो जो उनके पास साधन होते हैं, उन व्यक्तियों के पास जो उनके पास पूंजी होती है, वो इस समिति में क्या करते हैं, लगाते हैं। फिर बात करें समिति का पंजीकरण सहकारिता विभाग से करवाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि सहकारिता समिति का पंजीकरण किस विभाग में करवाया जाता है। तो सहकारिता विभाग में करवाया जाता है। इसका संचालन सदस्यों में से ही चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। जो भी इनके सदस्य होते हैं सहकारिता के, इनमें जिसका चुनाव किया जाता है, जिन प्रतिनिधियों का, वही इसका क्या करते हैं, इस समिति का क्या करते हैं, संचालन करते हैं प्रतिनिधि। फिर आगे बात करें तो समिति के लिए सभी मिलकर कार्य करते हैं। जो ये समिति है सहकारिता समिति, इसमें सभी व्यक्ति क्या करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं।
और समिति की जो आय व्यय होती है, क्या होती है, आय व्यय जो भी होती है, समिति की जो आय व्यय होती है उसका उचित तरीके से क्या किया जाता है, हिसाब रखा जाता है। जो भी समिति के तहत जो आय व्यय होगी उसका क्या रखा जाता है, उचित हिसाब रखा जाता है। समिति अन्य स्थानों से ऋण और सहायता प्राप्त कर सकती है। यदि समिति को आवश्यकता है कि वो ऋण ले या किसी से सहायता ले तो वो सहायता भी ले सकती है। आगे बात की जाए तो लाभ हानि में सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यदि समिति में यदि कोई व्यक्ति शामिल है और मान लो कि समिति में कम से कम 20 व्यक्ति शामिल हैं, कितने व्यक्ति, 20 व्यक्ति शामिल हैं, और मान लो कि इस समिति में जो इनके उद्देश्य थे वो उद्देश्य पूर्ति नहीं हुई बल्कि उनको क्या हो गई, हानि हो गई, तो इस हानि का जो नुकसान है ये 20 लोग मिलकर पूरा करेंगे। यदि लाभ हो गया उनको तो इन लाभ को प्राप्त करेंगे ये 20 लोग आपस में मिलकर प्राप्त करेंगे। तो ये था हमारे सहकारी समिति। अब बात करें सहकारी समिति की, जो प्रकार होते हैं सहकारी समिति कितने प्रकार की हो सकती है, तो उद्देश्यों के आधार पर सहकारी समिति के प्रकारों की बात करें तो कृषि सहकारी समिति यानी जो कृषि के लिए जो समिति बनाई जाएगी वो हो सकती है। दुग्ध सहकारी समिति यानी अधिक सदस्य मिलकर दुग्ध सहकारी समिति बना सकते हैं। उपभोक्ता सहकारी समिति बना सकते हैं। गृह निर्माण की जो सहकारी समिति होती है वो बना सकते हैं। सहकारी साख एवं बचत समिति बना सकते हैं और क्रय विक्रय सहकारी समिति भी बना सकते हैं। तो ये है उद्देश्यों के आधार पर सहकारी समिति के प्रकार। तो ये हमारा था सहकारी समिति। अब हम देखते हैं उपभोक्ता सशक्तिकरण क्या है। बात करें उपभोक्ता सशक्तिकरण की तो उपभोक्ताओं की किसी भी प्रकार का यदि शोषण हो रहा है, मान लो कि आप बाजार गए कुछ वस्तु खरीदने के लिए, क्या, जैसे मान लो कि आप बाजार गए किताब खरीदने के लिए, एक पुस्तक खरीदी आपने, ठीक है, और जब आप घर आए वापस और उस पुस्तक को खोल के देखा तो उसके बीच वाले पेज नहीं थे, यानी 20 पेज से लेकर 40 तक के जो पेज है वो इस बुक के अंदर नहीं दिए हुए। जब आप वापस गए कहाँ, दुकानदार के पास गए और आपने उस दुकानदार को ये समस्या बताई कि हमारे इस पुस्तक के अंदर 20 से लेकर 40 तक के पेज है नहीं, तो यदि दुकानदार यदि उस किताब को चेंज कर देता है, परिवर्तन करके आपको दे देता है तो ठीक है। यदि नहीं देता, आपको मना कर देता है कि आपको किताब यही रखनी है, तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा क्या हो गया है, शोषण हो गया है। और इस शोषण से बचने के लिए सरकार ने क्या बनाया, उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियम बनाया, जो कब का है, 1886 का। कब का है, 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया। और ये क्या करता है, जो भी उपभोक्ता किसी भी प्रकार का यदि उसको शोषण हो जाता है, उस शोषण से बचने के लिए ये कानून बनाया गया। इस कानून के अनुसार कोई भी ग्राहक क्या कर सकता है, उपभोक्ता अदालत में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। यदि मान लो कि उसका शोषण हो गया है तो इस कानून के तहत, कौन सा कानून, उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 के तहत वो उपभोक्ता अदालत में जाकर क्या कर सकता है, शिकायत दर्ज कर सकता है। अब बात करें कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, क्या बात करें कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। बात करें उपभोक्ता की, जब कोई व्यक्ति अपने उपयोग के लिए कोई वस्तु या सेवा खरीदता है, मान लो कि कोई व्यक्ति है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसने कोई वस्तु खरीदी या कोई सेवा खरीदी, और वो क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा। और वो उस वस्तु और सेवा का क्या होगा, प्रत्यक्ष एवं अंतिम उपभोग करने वाला व्यक्ति होगा। यानी मान लो कि एक व्यक्ति है ये, ठीक है, ए व्यक्ति, इस व्यक्ति ने जाकर कुछ वस्तुएं खरीदी, क्या खरीदी, वस्तुएं खरीदी, और इस वस्तुओं को खरीद लिया, तो ये क्या कह सकते हैं, हम इसे उपभोक्ता कह सकते हैं। लेकिन इस वस्तु का अंतिम रूप से यही प्रयोग करता हो, क्या करता हो, यही प्रयोग करता हो। लेकिन मान लो यदि बी व्यक्ति है, इसने कोई वस्तु खरीदी और बी व्यक्ति इस वस्तु को जाकर आगे और बेचता है, तो उपभोक्ता कौन होगा, जो बी से खरीदने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा। और यहाँ पर उपभोक्ता कौन है, ए है, क्योंकि ये वस्तु खरीद कर अपने ही उपयोग कर रहा है अंतिम रूप से, ठीक है।
तो इसे हम उपभोक्ता कह सकते हैं। किससे कह सकते हैं? कोई वस्तु या सेवा जो भी खरीदता है उस व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? उपभोक्ता कह सकते हैं। और ये अंतिम उपयोग करने वाला व्यक्ति होता है उस वस्तु का। फिर आगे बात करें उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार होता है। तो उपभोक्ता के शोषण की बात करें तो ये कई प्रकारों से हो सकता है। उपभोक्ता का शोषण कई प्रकारों से भी हो सकता है, क्योंकि या तो हमें दुकानदार क्या दे सकता है? खराब वस्तु दे सकता है, इसी प्रकार हमारा शोषण कर सकता है खराब या घटिया वस्तु देकर, या तौल और मात्रा में वस्तु का कम देना। जैसे मान लो कोई मात्रा में वस्तु को कम दे सकता है, या तौल में हमें वस्तु कम देकर हमारे साथ हमारा क्या कर सकता है? शोषण कर सकता है। या ऐसी भी वस्तु दे सकता है जिसकी अवधि पार हो गई हो, ठीक है, वो वस्तु देकर हमारा शोषण कर सकता है। या हमें गारंटी के अनुसार वस्तु दे दी, लेकिन वस्तु यदि खराब होगी तो वो चेंज नहीं कर रहा है गारंटी के अनुसार, तो भी हमारा क्या कर रहा है? वो शोषण कर रहा है। अब बात करें इस शोषण से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होगी। तो खरीदारी करते समय रखी जाने वाली क्या है? सावधानियां निम्नलिखित है। हम बात करें तो पहले इसमें जो सावधानी है वो है कि यदि आप कोई वस्तु खरीदते हो, ठीक है, तो उस वस्तु का क्या लेना चाहिए? बिल लेना चाहिए या कोई रसीद लेनी चाहिए। और उसके साथ साथ यदि उसने गारंटी दी है तो उस गारंटी कार्ड को लेना चाहिए। यदि वारंटी दी है तो वारंटी कार्ड अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि यदि वस्तु यदि हमारी ख़राब निकल गई और यदि वो दुकान वाला चेंज नहीं कर रहा है तो हम शिकायत दर्ज कराते समय हमें क्या है? साथ में एक तो रसीद देनी पड़ेगी और एक हमें क्या देना पड़ेगा? जो गारंटी कार्ड होता है या वारंटी कार्ड होता है वो हमें साथ में देना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमें कोई भी वस्तु खरीदते समय हमें क्या लेना चाहिए? बिल लेना चाहिए और साथ में हमें गारंटी या वारंटी कार्ड को भी लेना चाहिए। बात करें आगे, जो सावधानी है वो ये सावधानी है कि हमें वस्तु जो भी खरीदते हैं उस वस्तु के ऊपर हमें नाम को देखना चाहिए, उसकी क्या मात्रा है उसको देखना चाहिए, उसके ऊपर बैच नंबर होते हैं उनको देखना चाहिए, उत्पादन और अवधि की जो समाप्ति की तिथि होती है उनको देखना चाहिए। उसके बाद हमें कीमत कर, जो कीमत का कर होता है उसको देखना चाहिए, यदि कीमत कर सही थे या रहित थे। और उसके बाद निर्माता का पूरा नाम और उसका पता अच्छी तरह से जांच कर क्या करना चाहिए? हमें वस्तु खरीदनी चाहिए। आदि जैसे उसके वस्तु का क्या नाम है वो देखना चाहिए, उसकी क्या मात्रा है वो देखनी चाहिए, बैच नंबर देखना चाहिए, उत्पादन एवं अवधि की जो समाप्ति की तिथि है वो देखनी चाहिए, कीमत कर कितना वो देखना चाहिए। उसके बाद ही हमें क्या करनी चाहिए? वस्तु को खरीदना चाहिए। एक सावधानी हमें ये भी रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाले जो मानक चिन्ह होते हैं, जैसे ISI का मानक चिन्ह, एग मार्क का मानक चिन्ह, FPO आदि का क्या होता है? हमारे पास मानक चिन्ह होते हैं, उनको देखकर खरीदना चाहिए। जैसे हम देख सकते हैं जो हमारे पास में ये मानक चिन्ह है, ये किसका है? ISI का, वस्तु पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यदि ये मानक चिन्ह है तो ही हमें वस्तु खरीदनी चाहिए। उसके बाद ये जो मानक चिन्ह है ये किसका है? एग मार्क, इस प्रकार का बना हुआ होता है मानक चिन्ह एग मार्क का। उसके बाद में ये FPO का मानक चिन्ह है, ये भी हमें देखना चाहिए। और इसके बाद में जो ये एक और मानक चिन्ह आता है इनको भी देखना चाहिए। ये जो मानक चिन्ह यदि उस वस्तु पर है तो ही हमें वस्तु खरीदनी चाहिए, नहीं तो उस वस्तु को नहीं खरीदना चाहिए। फिर आगे देखते हैं। उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि जो भी वस्तु हमें दे रहा है उसके जो नापता है या तौलता है वो प्रमाणित बाट है या उसका नाप किया गया है। जैसे अपन कभी कभी दुकान पर जाते हैं, यदि उनके पास कोई बाट नहीं होता है तो वो क्या करता है? किसी वस्तु को दूसरी तरफ रखता है और उसके अनुसार, उस वस्तु के वजन के अनुसार हमें जो वस्तु खरीदते हैं उसको तौल कर देता है। तो वो क्या होता है? उसके नाप का ही क्या होता है? उपयोग किया जाता है, न कि उसके पास प्रमाणित बाट नहीं होता है। तो हमें ये सावधानी भी रखनी चाहिए, जिसके पास प्रमाणित बाट है उसके तहत ही हमें वस्तु खरीदनी चाहिए। उसके बाद बात करें वस्तु की पैकिंग का वजन, वस्तु के वजन में शामिल नहीं होना चाहिए। जो भी वस्तु हम खरीदते हैं उस जो वस्तु जिस पैकिंग में पैक है तो उस पैकिंग का वजन वस्तु के वजन के साथ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो सावधानी है वो है उपभोक्ता को विज्ञापनों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अभी क्या करते हैं उपभोक्ता, जो भी विज्ञापन आते हैं उस विज्ञापन को देखते हैं और विज्ञापन को देखने के बाद वो बिना सोचे समझे, बिना
परख कर वस्तु को खरीद लाते और वो वस्तु नकली निकलती। इसलिए हमें क्या करना है, विज्ञापनों से भ्रमित नहीं होना और बहुत अच्छी तरह से क्या करनी है, उस वस्तु की देखना है, उसकी परख करनी है, उसके बाद ही हमें उस वस्तु को खरीदनी चाहिए। ये थे हमारी सावधानी रखने की कुछ बातें। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है कि यदि मान लो कि उस उपभोक्ता का शोषण हो गया है तो वो उपभोक्ता शिकायत कहाँ कर सकता है, कैसे कर सकता है, ये हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा। तो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा एवं उनके शोषण से बचाने के लिए सरकार ने क्या बनाया, एक कानून बनाया, एक अधिनियम बनाया जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। शुरुआत में हमने पढ़ा था। इस कानून के तहत कोई भी उपभोक्ता शिकायत की सुनवाई के लिए क्या कर सकता है, उपभोक्ता न्यायालयों में जा सकता है। और सरकार ने क्या किया, इस उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए क्या कर दिया है, उपभोक्ता न्यायालयों का क्या कर दिया है, गठन कर दिया। और ये उपभोक्ता न्यायालय कहाँ पर बनाई गई है, हर जिले स्तर पर बनाई गई है। मान लो कि यदि आपके जो वस्तु खरीदी उस वस्तु की जो कीमत है वो 20 लाख रुपए है और 20 लाख रुपए का आपका क्या होगा, शोषण हो गया है, तो आप शिकायत कहाँ दर्ज कर सकते हो, जिला उपभोक्ता आयोग में आप इसको शिकायत दे सकते हो। यदि 20 लाख से अधिक है और 1 करोड़ रुपए से कम है आपका नुकसान, तो आप कहाँ जाएंगे, सीधे राज्य उपभोक्ता के आयोग पर जा सकते हैं। यदि 1 करोड़ से अधिक रुपए की वस्तु है तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता में जाकर शिकायत को क्या कर सकते हो, दर्ज कर सकते हो। और राशि की जो सीमा होती है वो समय समय पर क्या होती रहती है, परिवर्तन होती रहती है। और उपभोक्ता क्या करता है, प्रत्येक स्तर पर, मान लो कि उसे पहले जिला स्तर पर उसे न्याय नहीं मिला सही, तो वो 30 दिन की अवधि के भीतर क्या कर सकता है, ऊपरी न्यायालय में क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। यानी उपभोक्ता प्रत्येक स्तर पर 30 दिन की अवधि में न्याय के लिए ऊपरी न्यायालय में क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि उपभोक्ता शिकायत कैसे करे। भाई शिकायत कहाँ करे, वो तो कर दे, अब मैंने बता दिया। अब शिकायत कैसे करेगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, एक सादा कागज़ लेगा उपभोक्ता और 4-5 लाइनों में या पंक्तियों में क्या करेगा, वो अपनी शिकायत को लिख कर या तो डाक के द्वारा उसे भेज सकता है या किसी प्रतिनिधि द्वारा उसे भेज सकता है या खुद जाकर न्यायालय में जाकर क्या कर सकता है, अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकता है। यानी शिकायत कैसे कर सकता है, पहले तो वो सादा कागज़ यानी कोरा कागज़ लेगा, उसके बाद अपनी जो भी शिकायत है उनको लिखेगा। लिखने के बाद या तो उस शिकायत को, उस कागज़ को डाक के द्वारा उस न्यायालय में भेज सकता है या किसी प्रतिनिधि के द्वारा उसे न्यायालय में भेज सकता है या खुद न्यायालय जाकर क्या कर सकता है, शिकायत दर्ज करवा सकता है। यदि आप शिकायत दर्ज करवाते हो तो आपकी शुल्क की बात करें तो कोई भी शुल्क नहीं लगेगी, 0 रुपये शुल्क लगेगी। वकील की आपकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, कोई वकील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि वस्तु और सेवा में दोष होने पर 2 वर्ष की अवधि में शिकायत कराना जरूरी है। क्या करा सकते हैं, यदि मान लो कि आपने कोई वस्तु ली और उस वस्तु और सेवा में क्या है, दोष है, तो आप 2 वर्ष के भीतर क्या कर सकते हो, शिकायत दर्ज करवाना जरूरी है। यानी 2 वर्ष के अवधि के अंदर आपको शिकायत कराना जरूरी है। यदि आपकी 2 वर्ष की अवधि से ऊपर दिन चले जाते हैं तो आप उस वस्तु के ऊपर शिकायत नहीं कर सकते। ठीक है, यदि आपने शिकायत कर रहे हो तो शिकायत में क्या लिखना होगा, तो सबसे पहले जो शिकायत कर रहा है उसका नाम, उसका एड्रेस लिखना होगा। क्या करना होगा, उपभोक्ता का नाम लिखना होगा और उसका पता लिखना होगा। उसके बाद आप किसके विरोध शिकायत कर रहे हो उसका नाम और उसका पता लिखना होगा। ठीक है, फिर शिकायत का विवरण लिखना होगा कि आपने कौन सी वस्तु खरीदी और उसमें आपको किस बात पर नुकसान हुआ है, किस वस्तु का नुकसान हुआ है वो आपको लिखना होगा। और शिकायतकर्ता जो कुछ चाहता है उसका पूरा विवरण होना चाहिए और आप क्या चाह रहे थे उसका विवरण भी लिखना होगा। उसके साथ में आपको क्या देना पड़ेगा, बिल रसीद आपको साथ में देनी होगी। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो। यदि आपने शिकायत की, न्यायालय ने
उस पर सुनवाई की तो आपको उस न्यायालय की तरफ से क्या राहत मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या है, विवादास्पद सामान में सुधार करवाना। मान लो यदि आपने कोई वस्तु खरीदी है, उस वस्तु पर आपका विवाद है, तो उस वस्तु को क्या कर सकता है, वो सुधार करके आपको दे सकता है, या उस वस्तु के स्थान पर वो क्या कर सकता है, आपको वैसी की वैसी नई वस्तु दिलवा सकता है न्यायालय। ठीक है। उसके बाद उपभोक्ता को होने वाली जो भी हानि होती है, जो भी क्षति होती है, उसकी क्षतिपूर्ति करवा सकता है। और उसके बाद उपभोक्ता को क्या दिला सकता है, खर्चा दिलवा सकता है उस दुकानदार से। तो ये थे हमारे उपभोक्ता सशक्तिकरण, यानी सहकारिता और उपभोक्ता सशक्तिकरण। और इसी के साथ आज हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। यदि आपको पसंद आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। अपने कक्षा 6वीं की सामाजिक विज्ञान चल रही है और हम वही टॉपिक ले रहे हैं जो हमारे रेट के सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि जैसे बात करें 6वीं के सामाजिक विज्ञान में जो चैप्टरों की संख्या है वो 21 है, और उनमें से कम 14 चैप्टर ही हमारे रेट के सिलेबस के अनुसार ही होते हैं। तो हम सिर्फ वो 14 को पढ़ेंगे, ना कि 21 को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।